वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M/M2 पॉजिटिव सिस्टम एंड M+2/M+3 सिस्टम्स इन ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आयरन का इजीली करोजन होता है लेकिन कॉपर का नहीं होता, क्यों? इसी तरह से Mn3 पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्यों है? अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे तो इसका जवाब आपको मिलेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। अब इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी E0 क्या है? E0 इसका सिंबल है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? यह है मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड या सब्सटेंस टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस रिलेटिव टू या इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रोड की कितनी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या लूज करे। अब स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मतलब है? यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोड जिस मेटल का बना है वो मेटल प्योर होना चाहिए। दूसरी बात, टेम्परेचर वहाँ पे सिस्टम का 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल का मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है और वो रेफरेंस पॉइंट रहता है SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेते हैं 0.00 वोल्ट्स यानी 0 वोल्ट्स। अब अगर हमें इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना हो तो हम इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ देते हैं और सेल का वोल्टेज मेजर करते हैं। उससे हमें उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाता है। यह है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और यह है मेटल इलेक्ट्रोड। इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला के देता है हमें सेल पोटेंशियल यानी वोल्टेज। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेते हैं 0, तो हमें जो वोल्टेज मिलता है टोटल वोल्टेज, उससे हमें ट्रांजिशन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाता है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि मेटल इजीली रिड्यूस हो रहा है, यानी मेटल इजीली रिड्यूस हो सकता है, या मैं बोलूँगा कि मेटल लेस रिएक्टिव है, यानी ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है और दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो मैं बोलूँगा कि ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस मेटल का नेगेटिव आया इस सेल में, तो समझ लेना कि मेटल रिएक्टिव है, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। और लूज करेगा तो जिसको ये इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके साथ में ये लूज करेगा, उसको ये रिड्यूस करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। या नटशल में ये बोल सकता हूँ कि ई स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है। या मैं कह सकता हूँ कि ई वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर E0 यानी ई स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ तो मतलब मेटल रिड्यूस ज़्यादा हो सकता है, मेटल में रिडक्शन ज़्यादा हो सकती है लेकिन ऑक्सीडेशन कम होगी, यानी उसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम। अब अगर हमें इस चीज़ को समझना है तो हम इसको अप्लाई करते हैं दो सिस्टम्स पे जो हमने टाइटल में दिए, M2+/M और M3+/M2। देखो M+2/M का मतलब होता है कि M2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके रिड्यूस होता है इनटू मेटल, यानी आयन से मेटल, यानी यहाँ पे रिडक्शन होती है।
और M3 प्लस डिवाइड बाई M का मतलब होता है M3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके M2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। या मैं बोलूँगा कि इसका रिडक्शन होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है। यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल चला जाता है। ठीक, यानी यहाँ पे हमें देखना है कि मेटल में टेंडेंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, न कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब E0 वैल्यू या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन ईजीली हो जाता है तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी E0 लो होगा, और अगर मेटल का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है तो उसका भी E स्टैंडर्ड लो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो E वैल्यू कम होगा, और अगर मेटल का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है ज़्यादा तब इस रिएक्शन का E वैल्यू कम होगा। तो सिंपली ये बात याद रखनी है, जितना ऑक्सीडेशन डिफ़िकल्ट हो उतना E वैल्यू ज़्यादा होता है, और जितना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है उतना E0 वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होता है एक इलेक्ट्रोड का। अब ये जो E0 वैल्यू है ये डिपेंड करता है कि एक मेटल से आयन कितना ईजीली फॉर्म होता है, या ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। और ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉर्न हैबर साइकिल से। मान लीजिए मेरे पास में एक मेटल है, मेटल सॉलिड होगा, फॉर एग्जांपल कॉपर है या आयरन है या मैंगनीज़ है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। इस सॉलिड को जब हम एनर्जी देंगे, एनर्जी देने के बाद में इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा Mn2 पॉजिटिव या Mn3 पॉजिटिव आयन, यानी हमें एक आयन मिलेगा और एक्वस आयन मिलेगा। तो एक्वस आयन बनाने के लिए हमें मेटल से, एक मेटल रॉड से या मेटल पीस से एक मेटल एटम पहले अलग निकालना है, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने, उसके बाद में उसको वाटर में डिज़ोल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेंज आएगी, एनर्जी में चेंज आएगी, क्योंकि ये सॉलिड मेटल है, ये आयन है, तो इसमें एनर्जी डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी चेंज आ जाएगी। उसको हम दिखाते हैं डेल्टा एच से, यानी एंथैल्पी चेंज। इस एंथैल्पी चेंज को मैं अगर स्टेप्स में दिखाऊंगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, मेटल से मेटल एटम्स बाहर निकलेंगे, जिसे हम कहते हैं एटमाइजेशन, अलग अलग होना। या मैं इसको ऐसा क्या कहूँगा कि मैं मेटल से गैसियस मेटल बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। जब मैं एनर्जी दूंगा तो एक सॉलिड मेटल गैसियस मेटल एटम्स में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में अगर मैं और एनर्जी दूंगा तो मैं इस मेटल के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूँ और इसको आयन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने पहली आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा दे दिया IE2 तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तीसरी बार आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये बन जाएगा गैसियस आयन। उसके बाद में ये गैसियस आयन अगर वाटर में चला गया तो वाटर मॉलिक्यूल्स इस आयन के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पर आयन डायपोल इंटरेक्शन होगा, आयन डायपोल इंटरेक्शन, और इस आयन डायपोल इंटरेक्शन को जो वाटर मॉलिक्यूल और आयन के बीच में होता है इसके हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो यहाँ पे वीक बॉन्ड्स बनते हैं तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो इससे बात समझ में ये आई कि जो टोटल एंथैल्पी है ये वाली, ये इन सब स्टेप्स के बराबर है, यानी टोटल एंथैल्पी जो लगेगी वो बराबर होगी सब्लिमेशन एनर्जी कितनी लगी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी लगी प्लस वहाँ से वापस हाइड्रेशन एनर्जी कितनी निकली। या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये जो दो स्टेप्स है, सब्लिमाइज करना, उसके बाद में उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना, इसके लिए एनर्जी लगती है, तो मैं बोलूँगा कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन जब आयन का हाइड्रेशन होता है तो यहाँ पे वीक बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो वहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ तक बात समझ में आई? शाबाश। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन, समेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज प्लस हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी।
ये जो सब्लिमेशन एनर्जी है डिपेंड करेगी कि मेटल की लैटिस एनर्जी कितनी है, यानी मेटेलिक बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है मेटल एटम्स के बीच में। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। और आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा। बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस या आयोनिक साइज। जितना छोटा एटम होगा उसमें उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। और तीसरा जो ये है हाइड्रेशन प्रोसेस, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। आयन जितना छोटा होगा उतना उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता, तो वहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी। ये बात याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है तो इसका वैल्यू कम होता जाएगा। मैं ये कहूँगा स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवरऑल डेल्टा एच। और ओवरऑल डेल्टा एच किस पे डिपेंड करता है? इन तीनों पे। ठीक है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ ऑल्सो, दूसरे पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इफ ऑक्सीडेशन स्टेट या इफ ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस या इफ ऑक्सीडेशन इज ईजी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन। जितना एनर्जी ज़्यादा लगेगा ऑक्सीडेशन के लिए, जितना ऑक्सीडेशन मुश्किल होगा उतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जितना ऑक्सीडेशन ईजी होगा उतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या मैं ऐसा कह सकता हूँ इन पॉइंट्स को मिला के कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब बढ़ेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, directly proportional to ionization energies, and directly proportional to tendency of an atom or a metal to gain electrons. But it is inversely proportional to hydration enthalpy, inversely proportional to tendency to lose electrons, inversely proportional to stability of oxidation state या higher oxidation state। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, उसके बाद में ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। हमें डिस्कस करना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M+2 डिवाइड बाय M इन ट्रांजिशन मेटल्स। अगर आप इसकी ट्रेंड्स देखेंगे तो ये ट्रेंड कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, यानी हमें यहाँ पे देखना है कि M2 पॉजिटिव कितना इजीली रिड्यूस होता है। अगर इजीली रिड्यूस होता है तो ऑक्सीडेशन डिफ़िकल्ट होगी, और अगर ऑक्सीडेशन डिफ़िकल्ट है तो समझ लेना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? यानी उसका वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखो टाइटेनियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे ऐसे सिस्टम के लिए -1.63 है, माइनस है और बहुत कम। ये इससे थोड़ा ज़्यादा, ये इससे थोड़ा ज़्यादा, ये तो थोड़ा कम हो गया, इससे कम हो गया, इससे डबल कम हो गया। यहाँ पे फिर थोड़ा बढ़ गया मतलब नेगेटिव वैल्यू कम हो गया। यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू एकदम बढ़ गया। और जिंक के पास में जब हम पहुँचते तो यहाँ पे फिर से वैल्यू कम होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ये कभी इंक्रीज़ तो कभी डिक्रीज़ होता है। अगर देखा जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर इन ट्रांजिशन मेटल्स का, ट्रांजिशन मेटल एटम्स का इंक्रीज़ होता है। शेल तो सेम है क्योंकि एक ही पीरियड के ये एलिमेंट हैं। इनमें 4 शेल्स होंगे सपोज, तो 4 शेल्स हैं। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, शेल्स तो सेम है, 4 शेल्स सबके पास। उससे क्या होगा? Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर पुल बोलूँगा मैं, वो इंक्रीज़ होगा। जब न्यूक्लियर पुल इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली छोड़ नहीं सकता, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अगर ऑक्सीडेशन डिफ़िकल्ट हो गई तो रिडक्शन ईजी हो गया। अगर रिडक्शन ईजी हो गया तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस बट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, और उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑक्सीडेशन डिफ़िकल्ट मैंने ऊपर भी बताया था तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इन्हीं का कंपैरिजन हम करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ में, फॉर एग्जांपल कैल्शियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही कम, देखो इससे भी कम, ये तो -1.63
0.63, ये -2.87, इससे भी कम। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन जो है ईजीली हो जाता है। एक तो कैल्शियम सॉफ्ट रहता है, सब्लिमेशन एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। दूसरा, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 है वो भी कम है, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है, इसलिए वो ईजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। और इलेक्ट्रॉन्स ईजीली देने का मतलब ऑक्सीडेशन ईजी मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम। अब आते हैं हम यहाँ पे इस सीरीज में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अलग अलग सी एनोमलीज या चेंजेस हमें नज़र आ रही हैं। आप मैंगनीज का देखो, यहाँ से यहाँ तक पहले बढ़ रहा है, यहाँ पे अचानक डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे अचानक ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ वापस गए तो वापस डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसा क्यों कर रहा है? तो हमें यहाँ पे नज़र में रखने हैं मैंगनीज, कॉपर और जिंक। इसका हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देंगे मैंगनीज और जिंक की। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एर्गॉन 3d5 4s2। अगर मैंगनीज 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2 पॉजिटिव, यानी मैंगनीज का अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये Mn2 पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है 3d5 4s0। 3d5 यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल है। हाफ फिल्ड सबशेल और फुल्ली फिल्ड सबशेल हमेशा स्टेबल रहते हैं। अब देखो इसका जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो है बहुत कम, -1.18, और ये अचानक डिक्रीज हो जाता है। ये इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में भी इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे स्टेबल हो जाती है। अब यहाँ पे जिंक का देखो, जिंक अगर कन्वर्ट हो जाए Zn2 पॉजिटिव में, यानी अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए तो इसकी जो नीचे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझ में आई बात? सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है इसकी, ये 3d10। तो ये भी फुल्ली फिल्ड, तो स्टेबल। अब ये स्टेबल आयन्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन ईजी होगा। ऑक्सीडेशन ईजी होगा तो इनके वैल्यूज़ जो होंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़, वो अचानक से डिक्रीज़ होंगे, यानी हमें इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ कम दिखाई देंगे। ये वही तो होता है। अब हम आते हैं वापस कॉपर की तरफ। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स इन दैट सीरीज़। इसी का सिर्फ पॉजिटिव यहाँ पे, बाकी सबका नेगेटिव आया। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कॉपर में जो सब्लिमेशन एनर्जी लगती है इसको एटमाइज करने में, वो बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरी बात, जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालना वो तो खैर 4s1 ईजिली निकल जाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आपको 3d10 से, वहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे हाई लगती है। जबकि इसकी जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन एनर्जी वो कम है, यानी हाइड्रेशन एनर्जी इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाती। हाइड्रेशन एनर्जी वहीं से एनर्जी मिलती है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो गया किसी आयन का तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाता है, ऑक्सीडेशन ईजी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ईजी नहीं है। तो ऑक्सीडेशन ईजी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन ईजी है, या मैं बोलूँगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। और ऑक्सीडेशन ईजी नहीं है जैसा मैंने यहाँ पे बताया, यही वजह है कि कॉपर ईजीली करोड नहीं होता, उसका करोजन नहीं होता। अब हम आते हैं और एक सिस्टम पे, दैट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M+3/M+2 सिस्टम्स। जब हम ट्रांजिशन मेटल्स में देखते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करूंगा मैं यहाँ पे, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, इनके कंपैरिजन में, क्योंकि स्कैंडियम का वैल्यू एग्जैक्टली दिया नहीं है, बाकियों का भी ऑक्सीडेशन +3 में नहीं होता है, कोबाल्ट के अबो। अब यहाँ पे देखो, टाइटेनियम से जब वैनेडियम की तरफ जाते हैं तो वैल्यू पहले ऐसे इंक्रीज होता है ना, मतलब नेगेटिव वैल्यू कम हो रहा ना, तो यहाँ पे फिर से डिक्रीज होता है, फिर यहाँ पे इंक्रीज, फिर यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज, फिर यहाँ पे इंक्रीज। तो यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ हैं वो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखा रहे। लेकिन एक बात है कि इनके वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, यानी कम वैल्यूज़ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ कम है, तो ये ईजीली ऑक्सीडाइज होते हैं फ्रॉम +2 to +3।
क्योंकि इनमें +3 ज़्यादा स्टेबल है इन तीनों में। लेकिन यहाँ पे इनमें अगर आप देखेंगे इनके वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये +3 से +2 में ईजिली जा सकते हैं। इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनमें जो इरेगुलरिटीज़ है वो क्यों है। देखिए, टाइटेनियम के कंपैरिजन में जब हम वैनेडियम में जाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो थोड़ा बढ़ जाता है ना, -0.37 से -2.26। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे +2 से +3 ऑक्सीडेशन ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वैनेडियम जब +2 में रहता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है 3d3, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये वैनेडियम हम वाटर में लेते हैं तो वहाँ पे वाटर के साथ ही कम्प्लेक्स बनाएगा। ये वीक फील्ड है और इसकी स्प्लिटिंग होती है d ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पे बन जाता है T2g और Eg। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स T2g में जाएंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि +2 यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, +3 लेस स्टेबल है। तो इसका रिडक्शन ईजी होगा मगर ऑक्सीडेशन ईजी नहीं होगा इन कंपैरिजन टू टाइटेनियम। यही वजह है कि इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे वैल्यू देखो फिर से कम हो रही है इधर। इसका रीज़न है क्रोमियम +2 में अगर आप देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d4 होगी, +3 में देखेंगे तो 3d3। तो एक्वा सोल्यूशन में यहाँ पे T2g में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, Eg में 0। यहाँ पे T2g में 3 और Eg में 1। तो इसकी CFSC ज़्यादा होगी, इसकी CFSC कम होगी, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। क्योंकि T2g में अगर इलेक्ट्रॉन गया तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। Eg में अगर गया तो CFSC यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब आते हैं हम इनके ऊपर, मैंगनीज़, आयरन और कोबाल्ट के ऊपर। मैंगनीज़ का देखो, मैंगनीज़ अगर +2 से +3 में चला गया तो +2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है 3d5 यानी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड डी सबशेल। लेकिन +3 में 3d4, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल नहीं होती। तो इसका कौन सा स्टेट ज़्यादा स्टेबल है? 3d5 वाला यानी +2 स्टेट। यह हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। इसलिए यह +3 से ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा +2 में, यानी ये रिड्यूस ईजिली होगा लेकिन ऑक्सीडाइज ईजिली नहीं होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन ईजी नहीं है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका हाई होगा। क्लियर? सो दैट इज़ वाई Mn3 पॉजिटिव ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। क्लियर? अब आते हैं आयरन पे। आयरन पे देखो, इसका वैल्यू फिर से यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे +1.57 है, यहाँ पे 0.77 यानी डिक्रीज है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि आयरन +2 में 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और आयरन +3 में 3d5 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड डी सबशेल, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन ईजी है इनका एज़ कम्पेयर टू मैंगनीज़, जबकि रिडक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू मैंगनीज़, है ना। इसके कंपैरिजन में इसका ऑक्सीडेशन ईजी है। तो अगर ऑक्सीडेशन ईजी है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कम होगा ना। शाबाश। अब आते हैं कोबाल्ट पे। कोबाल्ट में जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है वाटर में, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। तो इसका रीज़न ये है कि जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में +3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में यहाँ पे 3d6 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, तो ये सब के सब T2g में जाते हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका CFSC बढ़ जाता है। तो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, उसकी ट्रेंड क्या है ट्रांजिशन मेटल्स में, कब वो बढ़ता है कब घटता है, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। मैंने ईजीली तरीके से, यानी बहुत ईजी मेथड से समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मुझे भी पता लगेगा कि स्टाइल ठीक था या गलत था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।